ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3 का जो पहला चैप्टर है। यूनिट 3 जो है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के ऊपर है। ठीक है, और इसमें 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स में आप देख रहे हैं इसमें कि आपका पहला चैप्टर जो है चैप्टर 8, इट इज अबाउट द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। 9th चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। 10th चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना है यहाँ पर, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। So biology is the study of living organisms, बार बार आपको बताया जा चुका है। The detailed description of their form and appearance only brought out their diversity। ये बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है अर्थ के। ठीक है, it is the cell theory that emphasizes the unity underlying this biodiversity of forms, that is the cellular organization of all life forms। कहने का मतलब है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी हमको दिख रहा है धरती पे, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूनिफिकेशन पॉइंट क्या है। ठीक है, हम कैसे समझेंगे, फंडामेंटल्स क्या है। सो फंडामेंटल्स जो हैं वो हैं सेल थियरी। ठीक है, तो सेल थियरी इज द फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, और सिंपली इट इज द यूनिफिकेशन पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन हम किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, यूनिफिकेशन पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, या फंडामेंटल्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपका 2 पॉइंट जो आपको सेल थियरी से रिलेट करना पड़ेगा। A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapters comprising this unit। तो आगे हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल क्या है। Cell theory also created a sense of mystery around living phenomenon, that is physiological and behavioral processes। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, रिएक्शंस, उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर में पुट अप करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है जो हम एक्सटर्नली शो करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म जो शो करता है उसको हम लोग बिहेवियरल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके की चीज है जो आपको यहाँ समझनी है, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेल थियरी के पर्सपेक्टिव से समझना है। This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be observed or demonstrated। तो कहने का मतलब है कि सेल थियरी जो है वो इन दोनों फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल को वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। So in studying and understanding the physiological and behavioral processes, one can take a physico-chemical approach and use cell-free systems। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या मतलब आपको समझना है कि फिजिको-केमिकल अप्रोच क्या होता है। ठीक है,
तो अगर हमको ये सब सारी चीजें समझनी है फिनोमिनन को, तो हमको फिजिको केमिकल अप्रोच इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिको केमिकल का मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी को समझने के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जानना आवश्यक है। ठीक है, तब जाके आप समझ पाइएगा लाइफ को। ठीक है, कोई रिएक्शन क्यों होता है उसको समझने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स समझना है। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे रिएक्शन जो बॉडी में हो रहे हैं, सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। and use cell-free systems to investigate. Next term क्या है? CFS, cell-free systems. ठीक है, हम ये सेल-फ्री सिस्टम्स है क्या एक्चुअली? तो सेल-फ्री सिस्टम का मतलब होता है, हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्शंस को जब आप स्टडी करते हैं जो कि सेल्स में हो रहा है, ठीक है, तो हम एक इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी टूल बनाएंगे। ठीक है, और उसको हम स्टडी करें। कहने का मतलब है कि हम फुल सेल को तो सिमुलेट नहीं कर सकते, तो हम पार्ट ऑफ सेल को सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फुल्ली सेल को लैब में सिमुलेट करना आसान नहीं होता। ठीक है, सिमुलेट का मतलब होता है कि सेम कंडीशंस क्रिएट करके ऑब्जर्व करना कि वो रिएक्शन होता है कि नहीं होता है। समझ में आई बात? जैसे मान लिया अगर हमको समझना है कि इवोल्यूशन स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल इवोल्यूटरी सेटअप करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल सेल्स बनाएंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर हम किसी सेल फ्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मान लिया अगर मेरे को एनर्जेटिक समझना है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया डिजाइन करें, क्योंकि ये आपका क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन कर पाए लेबोरेटरी में यूजिंग दिस सेल फ्री सिस्टम टूल, तो हमको समझ में आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। So we can define cell-free system as an in vitro or laboratory tool which can be used to study biological reactions that occur within cells apart from a full cell system. ठीक है, so as to reduce the complex interactions which is typically found in the working of a complete cell. सीधे सरल शब्दों में अगर समझना है ये सेल है, तो हम आपको पहले ही बताए थे रिडक्शनिस्ट अप्रोच के बारे में। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या करता है कि हम एक सेल का एक पार्ट हिस्सा को स्टडी करेंगे, उसी तरह सेल के बहुत सारे हिस्से बनाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर हमको पता चल जाएगा कि सेल करता क्या है। ठीक है, तो हम कोई भी हिस्सा, मान लिया हम ए लिया बी, तो हम ए सिस्टम ए को एज अ सेल फ्री सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है पूरे सेल को एक साथ स्टडी करने की, वो हमको झेलना ना पड़े। तो सेल फ्री सिस्टम का बेसिकली यूज साइंटिफिक सेटअप में यही है कि हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को जो कि सेल में, एक्चुअल लिविंग सेल में हो रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर हम उसको फुल्ली सेल में स्टडी करने का प्रयास करेंगे, तो रिएक्शन आइसोलेशन में नहीं होता है, अकेले नहीं होता है, मल्टीपल रिएक्शन, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन सेल में एक साथ हो रहे होते हैं। तो अगर हम आइसोलेशन में सेल रिएक्शन को स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उस सेल में जो वो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है। सो biologists have devised this cell-free system as a helping aid so that they can reduce the complexity of cellular mechanics, या फिर जो भी वो स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। So they reduce the complex interactions and they study only a part of the cell reaction so that it can be understood completely. ठीक है, तो होपफुली आपको सेल फ्री सिस्टम का मतलब समझ में आ गया होगा।
So this approach enables us to describe the various processes in molecular terms. Molecular terms का मतलब क्या होता है, हम आपको बार बार बताए थे। सेल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद भी 5000 से ज्यादा केमिकल्स सेल में आपको मिल रहे होंगे, कंपाउंड्स आपको मिल रहे होंगे। तो हम जो स्टडी करते हैं ये मॉलिक्यूलर टर्म्स में स्टडी करते हैं, जो कि एक सेल में एग्जिस्ट कर सकता है। So the approach is established by analysis of living tissues for elements and compounds. ठीक है, तो आप लिविंग टिश्यू लेते हो, जैसे प्लांट का आप क्या करते हो, पत्ता लेते हो, पत्ता लीव्स ले सकते हो, रूट्स ले सकते हो, फिर वहां से आप टिश्यू एक्सट्रैक्ट करके आप पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। उसी तरह ह्यूमन सेल्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको बताया गया कि कहाँ कौन सा सेल्स मौजूद होता है, कहाँ कौन सा टिश्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो आप निकालिए और स्टडी कीजिए, ठीक है। So this is tissue based study system. Next point. In the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside the cell? कहने का मतलब ये सब compounds का actual function क्या है सेल के अंदर, तो आप समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, प्रोटीन्स क्या करता है, फैट्स क्या करता है, लिपिड्स क्या करता है, ठीक है, डीएनए क्या करता है, आरएनए क्या करता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनका क्या रोल है, and in what way they carry out gross physiological processes like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. और ये किस तरीके से अपना फंक्शन, जिसके लिए भी वो बने हैं या जिसमें भी वो इम्प्लीकेटेड हैं, वो काम वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? In other words, we answer the question, what is the molecular basis of all physiological processes? ये जो physiological processes, biophysical, chemical reactions हो रहे हैं बॉडी में, इसका कोर रीजन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसको समझना है हम लोगों को। It can also explain the abnormal processes that occur during disease condition. कहने का मतलब कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो आखिर सेल में हो क्या रहा है, ठीक है। ये सब सारी चीजें जो है डिजीज कंडीशन में, डायबिटीज में क्या हो रहा है, डायबिटीज 1 में क्या हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से, टीबी में क्या हो रहा है, कैंसर में क्या हो रहा है, कहने का मतलब जो भी डिजीज आप ले सकते हो, उस डिजीज कंडीशन में एक्चुअली सेल के साथ क्या हो रहा है उसको आपको समझना है। कौन से मॉलिक्यूल्स का अप रेगुलेशन होता है, किस मॉलिक्यूल का डाउन रेगुलेशन होता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम डिग्रेड हो रहा है, कौन सा ज्यादा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है। So this physicochemical approach to study and understand living organisms is called reductionist biology, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आप मॉलिकुलर बेसिस पे आप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और एक हिस्सा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम स्टडी नहीं करते, मतलब होल को स्टडी नहीं करते, होल को स्टडी नहीं करना है, आपको एक पार्ट को स्टडी करना है, ठीक है। सो दिस इज रेफर्ड टू एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, क्योंकि आपने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको आपने क्या किया, रिड्यूस कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। अब इन टुकड़ों को आप अलग अलग स्टडी करेंगे और उनका कंक्लूजन निकालेंगे एंड फाइनली आप क्या करेंगे, उसकी सिंथेसिस कर देंगे, तो पूरा सेल का कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ जाएगा। The concepts and techniques of physics and chemistry are applied to understand biology. बार बार हम कह रहे हैं बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको चाहिए, इसीलिए नीट के सिलेबस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी सारी चीजें जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेंगी बायोलॉजी में स्टडी करने की, तो वो सब आपको समझना है। इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो सेल में कौन सा बायोमॉलिक्यूल होता है, कितने अलग अलग तरीकों के, वो हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है फर्स्ट पेज, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेकेंड जो पेज है, इट डील्स विद अ साइंटिस्ट GN रामचंद्रन, ठीक है, इन शॉर्ट GNR, ठीक है।
GN रामचंद्रन was an outstanding figure in the field of protein structure. तो क्या स्टडी किए थे ये? प्रोटीन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि नेम अ प्रोटीन साइंटिस्ट, वेल नोन प्रोटीन साइंटिस्ट। So GN Ramachandran. He was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. His discovery of the triple helical structure of collagen. ठीक है, तो कोलाजन एक मॉलिक्यूल होता है, उसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने समझाया था कि कोलाजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है हु व्हिच साइंटिस्ट गेव द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Published his discovery of the triple helical structure of collagen was published in Nature in 1954, and his analysis of the allowed conformation of proteins through the use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contributions in structural biology. तो कहने का मतलब प्रोटीन कौन सा कॉन्फर्मेशन एक्सेप्ट करेगा, कौन सा रिजेक्ट करेगा, ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। एक प्लॉट बनाया था इन्होंने, रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो रामचंद्रन प्लॉट से वो प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि किस तरीके से कौन सा मतलब जो कॉन्फर्मेशंस हैं आपका, वो प्रोटीन एस्क्राइब कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो इस प्लॉट को हम लोग रामा प्लॉट भी कहते हैं, और ये मतलब इतना आसान नहीं है समझना, ये चीज आप समझिए पहली बात। ठीक है, कि आपको मतलब प्रोटीन का जो वेरियस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये जब बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़िएगा तो उस समय हम लोग बताते हैं रामचंद्रन प्लॉट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आपको यही समझना है कि आप अगर रामचंद्रन प्लॉट बना लेते हो तो जो प्रोटीन साइंटिस्ट होते हैं उनको आसानी हो जाता है कि कौन सा टॉर्शनल जो एंगल है, जो स्ट्रेन जो जनरेट होता है किसी भी कॉन्फर्मेशन को बनने के लिए, तो वो पता कर सकता है। ठीक है, जब वो टॉर्शनल एंगल पता कर सकता है तो उससे उसको एक आइडिया मिल जाता है कि जो पेप्टाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है जो पेप्टाइड की जो ज्योमेट्री होगी स्पेस में, वो हम अंदाजन बता सकते हैं बाय यूजिंग रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए। He was born on October 8, 1922 in a small town not far from Cochin on the southwestern coast of India. His father was professor of mathematics at local college and then thus had considerable influence in shaping Ramachandra's interest in mathematics. After completing school years, he graduated in 1942 as the top-ranking student in the BSc Honours Physics course of University of Madras. Received PhD from the University of Cambridge in 1949. While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publications on models of alpha helix and beta sheet structures. Okay. So that directed his attention to solving the structure of collagen. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. So basically यहाँ GNR से आपको जो questions याद होगा, जो पूछे जा सकते हैं, प्रोटीन साइंटिस्ट या स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट, ये क्या है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बायोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको पूछा जाएगा रामचंद्रन प्लॉट, हु गेव रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट क्या डिटरमाइन कर सकता है? तो इट कैन डिटरमाइन द अलाउड कॉन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, पेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं ये लोग? तो इनका इन्फ्लुएंस कौन था? तो लाइनस पाउलिंग। तो लाइनस पाउलिंग की खासियत क्या है? इज अ डबल नोबेल लॉरिएट। ठीक है, और ये लिनस पाउलिंग जो है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब।
ठीक है, तो किस तरीके से ये आपको बनते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रामचंद्रन, काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज इस काम के लिए मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स में भी। तो ये है पहला 2 पेज जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके चैप्टर का। हमारा मेन चैप्टर है जो कि सेल के बारे में हम लोग समझेंगे। सो दिस इज सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस सेल चैप्टर को डिवाइड किया गया है इन 5 डिफरेंट सब टॉपिक्स। पहले सब टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि सेल एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज अ सेल। दूसरे में हम लोग समझेंगे सेल थियरी, मतलब सेल थियरी का मतलब क्या है, कौन दिया, कब दिया, कैसे दिया, और सेल थ्योरी के दायरे के बाहर में किसको रखा गया है। ठीक है, तीसरा जो है उसमें हम बताएंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल आप लोग क्लास जूनियर क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं अभी, उनमें अंतर क्या है बेसिकली, प्लस जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के उनका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस, ये होता क्या है और कैसे इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये 5 भाग में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing has? So the answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. ये पहले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज लाइफ, किसको लिविंग बोलेंगे, किसको नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, तो लास्टली हम कहाँ पे आकर ठहरते हैं, सेल, क्योंकि ये जो सेल है ये बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करेगा क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। So all organisms are composed of cells. Some are composed of single cell, and they are called unicellular organisms, while others like us are composed of many cells, and we are called multicellular organisms. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करेंगे तो उनमें सेल्स हैं। अब कोई किसी में एक ही सेल सारा फंक्शन कर रहा होता है तो उसको हम लोग यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, और किसी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, जैसे हम लोग अपना अगर बॉडी का बात करें तो 10 to the power 11 to 10 to the power 12 सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, कितने सेल्स हैं, समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब 10 to the power 11 to 10 to the power 12 मतलब 100 to 1000 बिलियन सेल्स हमारे बॉडी में हैं रफली, ज्यादा भी हो सकता है, ये एक रैंडम गेस है। 10 to the power 11 एक ऐसा टर्म है जो हमको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग साइंटिफिक वर्ल्ड में 10 to the power 11 बोल देते हैं, ये इतना है। कहने का मतलब हम काउंट करने तो जाएंगे नहीं गैलेक्सीज कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे 10 power 11 गैलेक्सीज हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है 10 to the power मतलब ये सोलर सिस्टम कितने हैं यूनिवर्स में, तो हम बोल देंगे 10 power 11। उसी तरह हम काउंट नहीं कर सकते कि हमारे शरीर में कितने सेल्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे 10 to the power 11। ठीक है, जहां कहीं भी कंफ्यूजन होता है एक साइंटिस्ट को, वो 10 to the power 11 यूज करता है, 100 बिलियन, और कुछ उसको एक रेंज दे देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं 10 to the power 11 to 10 power 12। ठीक है, हम 10 to the power 11 याद रखेंगे। तो यहाँ बेसिकली 2 टर्म आपके पास आया, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब एक सेल, मल्टीसेल्यूलर मतलब मल्टीपल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है व्हाट इज सेल, सेल का डेफिनेशन क्या है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल है, अब वो डिटरमाइन करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना लिविंग है। तो कहने का मतलब वहां पे कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब आप मतलब खुद ब खुद अकेले वो सरवाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और
लिविंग होने के लिए जो जो रिएक्शंस परफॉर्म करना है वो परफॉर्म अकेले करेगा। तो 2 पॉइंट है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो एक ही सेल के मत्थे सब है, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये जो सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सेल को, जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया, अगर हम कहें कि उसका आधा चीज लेके हम एक सेल लैब में बना लेते हैं और बोलेंगे उस सेल है, तो वो डिफाइन नहीं होता, वो सेल नहीं होता, ठीक है। वो सेल फ्री सिस्टम होता है, जो हम आपको पहले अभी समझाए थे कुछ देर पहले कि एक पार्ट ऑफ सेल को हम डिजाइन कर लिए और फिर लिविंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है आपका सेल फ्री सिस्टम होल सेल स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, hence cell is the fundamental structural and functional unit of living organism। तो आपसे कोई अगर डेफिनेशन पूछेगा सेल का, 1 सेंटेंस डेफिनेशन, 1 मार्क डेफिनेशन, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, सेल जो है फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ऑफ लाइफ। So cell is fundamental, structural and functional unit of all living organisms, or simply speaking life। ये है सेल का definition। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंटोन वॉन लीवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। चूंकि ये माइक्रोस्कोप बनाता था, कहने का मतलब इसको लेंसेज बनाने का शौक था लीवेनहोक को, ठीक है। तो हैंड लेंस बना रहा है, देख रहा है पानी के अंदर क्या दिख रहा है उसको, प्लांट का टिश्यू काट के देख रहा है उसको कहाँ से क्या मिल रहा है, ठीक है। फिर चीक सेल्स को निकाल के देख रहा है, चीक वो उसमें क्या दिख रहा है, कहने का मतलब ये इस टाइप का क्यूरियस साइंटिस्ट था, ठीक है, जो लेंस बनाने का काम करता था और धीरे धीरे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने का प्रयास किया। सो इन दिस हिट एंड ट्रायल, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मेथोडोलॉजी से, उसने लाइव सेल देखा होगा किसी तरीके से, किसी गंदे पानी में शायद इसने किसी ऑर्गेनिज्म को मूव करते हुए देखा, ठीक है, मड वाटर, एनिमल फ्लूइड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो डिस्कवरी होती है वो नॉर्मली जो होता है वो रैंडमली होती है। रैंडमली मतलब बाई चांस, आप कर रहे हैं आपको पता नहीं है, तो ये जो डिस्कवरी बाई चांस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेरेंडिपिटी, ठीक है। सेरेंडिपिटी मींस चांस डिस्कवरी। जैसे हम एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा पेनिसिलिन जो बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, वो भी चांस, मतलब मैक्सिमल केसेस में अगर आप देखिएगा तो जो साइंस में डिस्कवरीज होती हैं वो चांस डिस्कवरी। बट चांस फेवर्स ओनली द ट्रेंड माइंड, फेवर्स ओनली द ट्रेंड माइंड, ठीक है। तो पैस्चर का मानना था चांस फेवर्स ओनली द ट्रेंड माइंड। जब तक आप खुद को तैयार नहीं रख रहे हैं तो लक होता ही नहीं है। तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल देन लक कम्स इनटू प्ले। सो चांस फेवर्स द ट्रेंड माइंड, ये कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। सो एंटोन वॉन लीवेनहोक वाज द फर्स्ट टू सी अ लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेल देखा तो सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखना है, कि ये जो है न्यूक्लियस को जो देखा था, किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन वाज बेसिकली ए फिजिसिस्ट, फिजिक्स, क्योंकि इसने ब्राउनियन मोशन भी बताया है, जो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन होता है इधर उधर जाना, उसको भी इसने एक्सप्लेन किया है ब्राउन। और बायोलॉजी में उसने न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया, ठीक है। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे वो मल्टीफेसिटेड थे, वो कोई स्पेशलाइज्ड नहीं थे, फिजिक्स है तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी है, मैथ्स है तो मैथ्स है। वो क्या कहते हैं, ऑल इन वन,
कहने का मतलब है उनको सब चीज की जानकारी होती थी। आज का साइंटिस्ट टाइप नहीं है कि एक ही चीज पढ़ रहा है, दूसरा चीज उसको समझ में नहीं आता। क्यों? वो अपने आप को उस तरीके से मतलब ढाला नहीं। बट ये लोग क्या है, यहाँ आप जितने को देखोगे ये सब अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम डिस्कवरी किया हुआ है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन वाज आल्सो वन ऑफ दोज। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स improvements led to electron microscope reveal all the structural details of the cell। तो पहले क्या था, आपको अगर सेल का इंटरनल डिटेल्स आपको जानना है तो अब नेकेड आई से तो आप देख नहीं सकते पहली बात। तो नेकेड आई से आपको सब छोटी चीजें तो दिखेंगी नहीं, ठीक है। जहाँ पे डायमेंशन जो होते हैं 10⁻⁶ माइक्रोन, यहाँ पे पढ़े होंगे 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो अगर इस रेंज में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स अगर आप एंगस्ट्रॉम या 10⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। तो इतने मीटर्स में, ठीक है। तो जब इस रेंज में तो आप आंखों से देख नहीं सकते उसको, तो आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। दूर देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए और इतनी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो पहले आपने हैंड लेंस बनाया, फिर आपने इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया था नॉलन रुस्का द्वारा, नॉलन रुस्का ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन करी है। तो जब ये नॉलन रुस्का ने बनाया है आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है डुअल प्रॉपर्टी है आपका, मतलब एज अ मैटर भी मतलब एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो डुअलिटी है। तो यहाँ हम वेव नेचर का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि ये किस तरीके से जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं सेल्स का वो आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट उस समय के छोटे छोटे जो सेल में क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, उसके बारे में वो पता लगा पाए, ठीक है। उससे पहले जो था उसे अंदाजा लगाया जाता था कैसा हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद चीजें काफी आसान हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेल थियरी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल थियरी। In 1838, Matthias Leiden, who was a German botanist, अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा साइंटिस्ट ईयर और ये किस देश का था और क्या एक्चुअली में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे 1838 बोल रहा है, साइंटिस्ट का नाम मतायस लीडन है, देश का नाम जर्मनी है, और ये क्या था, एक्सपर्टीज इसका बोटानिस्ट था। ये कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। So he examined a number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant, ठीक है। तो कहने का मतलब अलग अलग टिश्यूज आपने पढ़ा है, उनमें आपने अलग अलग सेल्स के बारे में भी पढ़ा जो कि वो कंपोज कर रहे हैं। तो ये स्लीडन ने स्टडी किया अपना, ठीक है। At about the same time, Theodore Schwann in 1839, एक दूसरा वैज्ञानिक था थियोडोर श्वान, ये ब्रिटेन में था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये जूलॉजी, ठीक है। तो ये जूलॉजी था और वो आपका बोटानिस्ट था। तो ही स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, इसने प्लांट सेल स्टडी किया, इसने एनिमल सेल स्टडी किया, एंड ही रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिनर आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसने क्या रिपोर्ट किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताया कि एनिमल सेल्स में बाहर ही एक लेयर दिख रहा है, आज के डेट में उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसने उस समय नामकरण नहीं किया होगा, बताया होगा कि ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें हैं आपकी, 1838 में जर्मन बोटानिस्ट लीडन प्लांट सेल्स को स्टडी कर रहा था, 1839 में कॉन्टेम्पररी ब्रिटेन का जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान वो
एनिमल सेल्स को स्टडी कर रहा था और देखा कि एक लेयर बाहर दिख रहा है जिसको उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हम लोग कह रहे हैं. सो ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है. अब स्वान ने दूसरा काम भी किया. उसने एनिमल सेल्स में देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है. उसने साइमल्टेनियसली अब प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया और इस ही रिपोर्टेड दैट कि प्लांट सेल्स में उसको सेल वॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है. तो आपसे यहाँ कुछ चीजें पूछी जा सकती है. हु फर्स्ट सॉ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स? आंसर इज श्वान. हु सॉ सेल वॉल इन अ प्लांट सेल? ठीक है. रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. So again your answer is Schwann. So on the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. ये इसका एनालिसिस था. क्योंकि इसने एनिमल सेल्स को भी स्टडी किया, प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया, तब वो एक हाइपोथेसिस थ्रो कर सकता था. तो उसने हाइपोथेसिस थ्रो किया कि जो प्लांट और एनिमल सेल बॉडीज हैं वो सेल्स के बने हुए हैं या फिर सेल्यूलर प्रोडक्ट्स के. ठीक है. So plants and animals are composed of cells or cell products. ठीक है. समझ में आई बात? तो दो चीजें हैं यहाँ पे आपको जो कि स्वान की तरफ से आपको देखने को मिल रही हैं. प्लांट और एनिमल सेल दोनों को स्टडी किया था स्वान ने. He was a zoologist. पहले उसने एनिमल सेल के बाहरी लेयर को देखा और बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप कोई स्ट्रक्चर है. फिर उसने प्लांट सेल को भी स्टडी करके देखा कि कुछ सेल वॉल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है. उसके बाद उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स. ठीक है. यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है. सो वी कैन से दैट स्लीडन एंड स्वान टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड सेल थियरी. तो अगर आपसे पूछा जाए हु गेव सेल थियरी, तो आपको बताना पड़ेगा दोनों का नाम, स्लीडन एंड स्वान. ठीक है. This theory, however, did not explain how the cells were formed, new cells were formed. So Rudolf Virchow in 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells. ठीक है. हवा से नहीं आएगा नया सेल. मतलब जो पुराने सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और नए सेल्स बनेंगे. मतलब सेल्स डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनते हैं. ठीक है. So cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. इसके लिए इसने टर्म दिया है omnis celluli cellula. ठीक है. तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हु गेव omnis celluli cellula? रुडोल्फ बर्चॉ. कब दिया? 1855. इसका मतलब क्या है? सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है. इसका मतलब यही है. हवा से चीजें उत्पन्न नहीं होती. ठीक है. सेल ऑलरेडी है और नए सेल्स बनेंगे तो उस सेल से बनेंगे. ठीक है. So he modified the hypothesis of Sleeden and Swan to give cell theory a final shape. तो आपसे ये भी पूछा जाता है which scientists provide modified cell theory? तो answer is Rudolf Virchow. Cell theory nowadays is understood as, आज के डेट में अंडरस्टैंडिंग क्या है cell theory की? All living organisms are composed of cells and products of cells. ठीक है. And all cells arise from pre-existing cells. तो Sleeden and Swan का ये जो फर्स्ट पॉइंट है that was given by Sleeden and Swan. ठीक है. Sleeden और Swan का वो इंटरप्रिटेशन था. और ये जो सेकेंड वाला है this is the interpretation of Rudolf Virchow. ठीक है. तो एक पॉइंट Sleeden Swan से लिया गया, दूसरा पॉइंट आपका वर्चॉ से लिया गया. और ये दोनों पॉइंट आज के डेट में सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. तो सेल थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. होपफुली आपको सेल थ्योरी समझ में आया होगा. हाँ. स्लीडन का क्या रोल है, स्वान का क्या रोल है और रुडोल्फ वर्चॉ का क्या रोल है.
अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है वो ये ओमनी सेल्यूला पूछा गया है। और दूसरा, सेल थ्योरी के प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, मतलब साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस यही दो यहाँ से बनते हैं। समझ में आया आपको सेल थ्योरी? हेलो हेलो, Yes. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, मतलब सेल का बाहरी ढांचा आप समझ लीजिए, ओवरव्यू ऊपर से देखने में कैसा दिखता है। So you have earlier observed cells in an onion peel। ठीक है, तो आप प्याज लीजिए, उसका छिलका में से आप, स्कूल में नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट में कराया जाता है। ठीक है, या तो फिर आपको ह्यूमन चीक सेल्स को बोलेगा टीचर लोग कि स्टडी करो। ठीक है, तो ये स्कूल लेबोरेटरी में, स्कूल सेटिंग में हम लोग किए थे। पता नहीं आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोगों को मालूम नहीं, बट स्कूल लेबोरेटरी में आपको ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो कराया जाता है। ठीक है, चीक सेल्स को स्टडी कराया जाता है, ओनियन पील सेल्स को स्टडी कराया जाता है। So let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. तो हम ऊपरी ढांचा क्या है, चूंकि ओनियन क्या है, प्लांट है, प्लांट सेल में हम क्या बोलेंगे? अभी के लिए सिर्फ आप ये समझिए कि मान लीजिए ये सेल है। ठीक है, सेल के बाहर एक आपको सेल वॉल मिल रहा है, तो सेल वॉल है और अंदर में इसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। लेकिन एनिमल सेल्स का क्या होता है? ये ह्यूमन जो चीक है, ये एनिमल सेल है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक्सटीरियर के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, so outer membrane is the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। अब हर एक सेल के पीछे में एक डेंस एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जो रॉबर्ट ब्राउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। This nucleus contains the chromosomes, which in turn contain the genetic material DNA। इस न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। और इस क्रोमोसोम में आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, डीएनए। ठीक है, so cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। अब दो तरह के हैं, एक में न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे में क्या है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, और यहाँ पे एज सच कुछ नहीं है, न्यूक्लियॉइड बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। सो जिसमें इस टाइप का मतलब जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही है न्यूक्लियॉइड रीजन में, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जहाँ मेम्ब्रेन बाउंड है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। तो आगे भी हम लोग इसको समझेंगे, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टीसेल्युलर सेल। ठीक है, तो जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोट। So in both prokaryote and eukaryote cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। अब दोनों के केस में, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में जो सेल में एक फ्लूइड मैट्रिक्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सॉलिड कंपोनेंट्स भी होंगे, तो सेमी फ्लूइड टर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ रहे हैं, सेल वॉल हो सकता है एक चीज, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्लस एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है,
So this cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animal cells. कहने का मतलब साइटोप्लाज्म में ही जो भी गतिविधि हो रही है सेल्यूलर लेवल पर, वो या तो न्यूक्लियस के अंदर होगा या साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो जो ज्यादातर जो गतिविधि पाई गई है, जो एक्टिविटीज हो रहे हैं सेल में, वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे कौन कौन सा चीज न्यूक्लियस में होता है, कौन कौन सा चीज साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ये हम कह रहे थे कि कुछ रिएक्शंस न्यूक्लियस में हो रहे हैं, ज्यादातर रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप द सेल इन अ लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट का मतलब है सेल जिंदा है, तो उसकी जो जिंदा है उसको बरकरार रखने के लिए रिएक्शन जरूरी है, लिविंग रिएक्शन। ठीक है, तो वो ज्यादातर रिएक्शंस आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे, और ये हम आने वाले समय में समझेंगे कैसे। So besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. अब न्यूक्लियस ही सिर्फ मौजूद नहीं है, दूसरे ऑर्गेनल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अब वो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो सकते हैं। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उनका नाम देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आगे हम लोग समझेंगे, गोल्जाई बॉडीज जिसको नुकोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ठीक है, एंड दिस प्रोकैरियोटिक सेल्स दे लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इनमें आपको इस तरह के सेल मतलब ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या होगा, ये ऑर्गेनल्स तो है बट मेम्ब्रेन नहीं है इसका। ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन ऑल सेल्स, मतलब प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, यूकैरियोट में भी मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, नेम द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल व्हिच इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइबोसोम्स। Next point, within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplasts in plant and mitochondria. ठीक है, ये राइबोसोम्स और कहाँ मिल रहे हैं, आपको प्लास्टिड्स में मिल रहे हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो हो गए वहां पे भी मिल रहा है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है। ठीक है, और कहाँ मिल रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, RER। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो रफ ER है, इसको रफ हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये राइबोसोम कंटेन करता है। अगर राइबोसोम कंटेन नहीं करता तो हम उसको बोलते हैं स्मूथ ER। ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि रफ ER इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें राइबोसोम मौजूद है, और हम लोग ने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट बोला। सो दीज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स इनको बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। वाई, क्योंकि इनके पास अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें हैं। ठीक है, मतलब सेमी ऑटोनोमस, फुल्ली ऑटोनोमस तो नहीं है, उनके पास कुछ अपना है जिससे कि वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जैसे डीएनए हो गया। ठीक है, आप यहाँ राइबोसोम्स देखें, इनके पास राइबोसोम्स भी है। तो इसी तरीके से इनमें सीपी जो डीएनए क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, सीपी डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एम्प्टी डीएनए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब चीजें यहाँ मौजूद है जिसके कारण उसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नेम टू सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये आपको एनिमल सेल्स में मिलेगा, प्लांट सेल्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन में इसका रोल है, आगे हम लोग समझेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि सेंट्रियोल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी के लिए आपको ये समझना है कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन में मदद करता हुआ पाया जाएगा।
ठीक है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन फंक्शन, याद रखिए एनिमल सेल्स में मिलता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। अब सेल्स का अपना स्ट्रक्चर और फॉर्म है ना, साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं माइकोप्लाज्मास, दे आर 0.3 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है नेम द स्मॉलेस्ट सेल, तो माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया का जो रेंज है वो देखिए, 3 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मैंने आपको बताया था, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर नैनोमीटर में हम लोग बात करते हैं, तो छोटी वस्तुओं को समझने का प्रेसाइज समझने का प्रयास मेजर करते हैं उसको, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो गया 3 से 5 माइक्रोमीटर, और माइकोप्लाज्मा जो हो गया वो 0.3 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का अंडा मान लीजिए बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है, वो भी क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है। तो बिगेस्ट सेल अगर आपको पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रिच's एग इज द आंसर, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, वो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, you among multicellular organisms human red blood cells are about 7 micrometer in diameter। तो हमारे शरीर में जो आरबीसी है वो 7 माइक्रोमीटर लंबा, ठीक है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, ठीक है। Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, cuboid, columnar, thread-like, irregular, and the shape of the cell may vary with the function which they perform। आपको पहले क्या है, स्ट्रक्चर और फॉर्म, फंक्शन जो होते हैं वो कोलिनियरिटी शो करता है, जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा फंक्शन होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आपका फॉर्म भी आ रहा है, ठीक है, फॉर्म, शेप, तो शेप फंक्शन के कोरिलेशन में है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस दिए हुए इस सब, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर है ये भी आप समझिए कि कैसे आपको दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स देखिए, ये किस तरह के हैं, राउंड हैं या बाइकॉन्केव है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो आपका WBC है, ल्यूकोसाइट्स, ये आप देखिए अमीबॉइड्स, ठीक है। ये जो आपका लिखा है राउंड एंड बाइकॉन्केव, आरबीसीज होते हैं, अमीबॉइड, WBCs होते हैं। उसी तरह ये कोलमनार एपिथेलियल सेल्स देखिए लॉन्ग एंड नैरो हैं। उसी तरह नर्व सेल्स को देखिए, दीज आर लॉन्ग एंड ब्रांच, देखिए यहाँ ब्रांचिंग है इतनी सारी, ये दीज आर लॉन्ग एंड ब्रांच, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रैकिया, ट्रैकीड, दिस इज इलॉन्गेटेड, जो हम लोग चैप्टर में देखे थे पिछले। उसके बाद मीजोफिल सेल्स, दीज आर राउंड एंड ओवल, आप देखिए अंदर में, ठीक है, ठीक है। तो राउंड का मतलब ये होता है, ओवल का मतलब थोड़ा सा ओवॉइड शेप, अंडा टाइप का शेप, ठीक है, राउंड एंड ओवल। तो ये भी पूछ देता है ये लोग किस तरीके का शेप दिखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राउंड एंड बाइकॉन्केव, 4 ऑप्शन दे देगा, आरबीसी, WBC, ट्रैकीड, नर्व सेल, ठीक है। हम आपसे पूछ सकते हैं WBCs आर डैश शेप, अमीबॉइड शेप, नर्व सेल इज डैश एंड डैश, तो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ठीक है। उसी तरह ट्रैकीड इज डैश इन शेप, elongated in shape, ठीक है। मेसोफिल्स आर डैश एंड डैश, राउंड एंड ओवल इन शेप। इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं इस फिगर्स, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर, समझ में आई बात। तो यहाँ से आपको जो है सेल्स का जो डायमेंशन है, जैसे माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर, ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ा सेल होता है, उसी तरह आरबीसी 7 माइक्रोमीटर का है, नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट हैं। उसके बाद ये वेरिएशंस इन जो शेप हैं ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। So the prokaryotic cells are represented by bacteria. Prokaryotic cells आपको पहले बताया गया था कि they lack membrane bound nucleus and organelle, ठीक है। तो इनमें क्या क्या मौजूद रहेगा, तो आपका बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ब्लू ग्रीन algae है, BGA, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। और क्या है, PPLO, Pneumonia like organisms. So these are all prokaryotes,
ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये। सो दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब जैसे बैक्टीरिया का ही हम बात करेंगे, तो इसका जो जनरेशन टाइम होता है, डबलिंग टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, डबलिंग टाइम, ठीक है, वो कितना है? 20 मिनट। आपको हम बताए थे, मान लिया आपने एक कल्चर प्लेट लिया है और इस कल्चर प्लेट में आपका बैक्टीरिया का जो संख्या है, मान लेते हैं बैक्टीरिया जो पॉपुलेशन है वो आपका है 2 मिलियन, 2 × 10⁶, ठीक है, रफली। और आपको बोला गया कि हम इसको ग्रो कर रहे हैं 1 घंटा तक, तो 1 घंटे के बाद पॉपुलेशन क्या होगा? पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। अब इसका डबलिंग टाइम मैंने आपको बताया था कितना, 20 मिनट है, ये डबलिंग टाइम है। तो 20 मिनट के बाद ये कितना हो गया? पहले था ये 2 × 10⁶, 20 मिनट के बाद ये डबल हुआ तो कितना हो गया? 4 × 10⁶। फिर 20 मिनट और होगा, तो 20 मिनट के बाद ये कितना होगा? 4 का 8 हो जाएगा, तो 8 × 10⁶। फिर और 20 मिनट में डबल होगा, तो यहाँ 20 मिनट और होगा, 8 × 16 × 10⁶। और ये टोटल कितना हो गया? 20 20 20, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट के बाद जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का, वो 16 × 10⁶ है, मतलब 16 मिलियन है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन। यहाँ पे आप सिंपल देख रहे हो, फॉर्मूला जो आपका हो जाता है, वो जनरेशन टाइम जो है, आप मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन टाइम है, सेकेंड जनरेशन टाइम है या थर्ड जनरेशन टाइम, तो आप अकॉर्डिंगली उसको डबल करते जाइए। अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें कि आपका कप है और ये बैक्टीरिया से आधा भरा हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात? तो अगला जब डिवीजन होगा तो पूरा भर जाएगा, समझ में आई बात? तो अगर हम कहते हैं कि इस मान लो इस बैक्टीरियल पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम 1 मिनट है और ये 59th मिनट में इतना है, आधा, तो 60th मिनट में पूरा भर जाएगा, क्योंकि 1 मिनट डबलिंग टाइम। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग टाइम, मतलब पॉपुलेशन डबल कर रहा है, ठीक है। ये बैक्टीरिया वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स के, तो ये याद रखिए। तो नेक्स्ट समझते हैं आप। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They vary greatly in shape and size. The 4 basic shapes of bacteria are bacillus, ये हम लोग डिस्कस किए थे, ये रॉड लाइक होता है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद कॉकस, ये स्फेरिकल होता है। विब्रियो, ये कॉमा टाइप होता है, ठीक है, इस टाइप से कॉमा टाइप। उसके बाद स्पाइरलम, तो इस टाइप का स्पाइरला शेप होगा, ठीक है, स्पाइरलम शेप। ये 4 तरह के शेप है जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग देखे थे जब हम लोग ये बैक्टीरिया मोनेरा पढ़ रहे थे। So the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even through prokaryotes, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. अब यहाँ पे डायग्राम आपका दिया हुआ है, फिगर 8.2। यहाँ पे अब आप देखिए, ये जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होता है, ये 10 to 20 माइक्रोमीटर डायमेंशंस में है। बैक्टीरिया जो है यहाँ पे देखिए 1 to 2 माइक्रोमीटर दिया है और टेक्स्ट में 3 to 5 माइक्रोमीटर दिया है, ठीक है, 2 डेटा दिया हुआ है, याद रखिए। उसके बाद जैसे यहाँ PPLO, दिस इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। उसके बाद वायरसेस, दिस आर और स्मॉलर, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो और छोटे हो गए वायरस। ये डायमेंशन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, क्योंकि यहाँ 4 आइटम है, 1 2 3 4, तो दिस कैन फॉर्म मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना रहता है, कहाँ 4 आइटम दिया है, मैच करने वाला क्वेश्चन वहां से आसानी से बन सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. तो mycoplasma में cell wall नहीं है. बाकी जो आप देख रहे थे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, पीपीएलओ, इनमें सेल वॉल है. ठीक है. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. इनमें भी साइटोप्लाज्म है. ठीक है. तो कॉमन फिनोमिनन है ये. There is no well defined nucleus. आपको पहले ही बोला गया है कि इनका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है नहीं, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें नहीं मिलेगा. So there is nucleoid region जो हम लोग समझते हैं. So the genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. Naked का मतलब ऐसे फेंका पड़ाया हुआ है. ठीक है. डीएनए या आरएनए जो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वो enveloped नहीं है nuclear membrane. So in addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA. ठीक है. तो genomic DNA क्या है आपका? जो genomic DNA जो कि आपको क्रोमोसोम में मिल रहा है. ठीक है. क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए. ठीक है. सो दिस इज सर्कुलर. ठीक है. तो ये याद रखिए, जीनोमिक इक्वल टू क्रोमोसोमल इक्वल टू सर्कुलर डीएनए. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए. मेनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. बस मतलब जीनोमिक डीएनए के अलावा भी इनके पास छोटे छोटे सेल्स डीएनए हो सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड डीएनए. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. ठीक है. तो ये क्या है? क्रोमोसोम के अलावा, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए present in bacteria are referred to as plasmid DNA. ठीक है. ये प्लाज्मिड डीएनए बनेगा. ठीक है. एंड व्हाट ये प्लाज्मिड डीएनए का फंक्शन क्या है? So these plasmid DNA confer certain unique phenotypic characters to such bacteria, like resistance to antibiotics. तो आज हम लोग जो देख रहे हैं बैक्टीरिया में इतने सारे दवाई और ड्रग्स जो फेल कर जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड डीएनए है इनको रेजिस्टेंट बना दे रहा है. ड्रग जैसे एम्पिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. सब ड्रग्स हैं आपके. क्लोरामफेनिकोल. ठीक है. तो इस टाइप के जो भी ड्रग्स हैं, अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या हो जाता है? ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है. और अगर ज़्यादा ड्रग देंगे और सारे ड्रग से वो रेजिस्टेंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट. जैसे कि टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो ये क्या है आजकल? मल्टी. इतने सालों से लोग दवाई खा रहे हैं कि अब इस पे दवाई का असर नहीं होता. मल्टी ड्रग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. तो पैथोजन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो सकते हैं अगर हम लोग एंटीबायोटिक खिलाते रहें लोगों को भारी मात्रा में. So one such character that these plasmid DNA confer is antibiotic resistance, which you will learn in higher classes. These plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. तो ये बायोटेक्नोलॉजी में लोग काफी इस्तेमाल करते हैं इसको. ठीक है. टू चेक फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. मतलब कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमको डीएनए एंटर कराना है तो इनकी मदद से हम एंटर करा के देखेंगे कि वो एक्चुअली में टेकअप हुआ कि नहीं. ठीक है. तो प्लाज्मिड इज यूटिलाइज्ड. सो डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. ये आपको पहले भी बताया गया था कि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except ribosomes. Ribosomes जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और ये दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मिलता है. ये अभी आपने पढ़ा. ठीक है. बाकी जितने भी आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, और जितने भी बाकी सब देख रहे हैं वो आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ठीक है.
मेम्ब्रेन बाउंड। तो अभी तक आपने दो ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, एक राइबोसोम पढ़ा जो कि दोनों में मिलता है, और एक सेंट्रियोल पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. So they are essentially infoldings of cell membrane. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दो चीजें और बताई गई हैं, एक है इंक्लूजन्स, ठीक है, ये हम लोग बाद में समझेंगे कि इंक्लूजन्स होता क्या है, और दूसरा टर्म यहाँ पे लाया गया है मीसोसोम, ठीक है। तो ये जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन है इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है और आपको मीसोसोम स्ट्रक्चर, मतलब मान लीजिए ये अंदर का जो फोल्ड है इस तरीके से फोल्ड कर गया, तो ये मीसोसोम टाइप का स्ट्रक्चर का, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले कर सकता है, और भी बहुत सारे फंक्शन इसके। तो हम लोग जब ऑर्गेनल्स की चर्चा करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि ये इंक्लूजन्स क्या होता है और मीसोसोम्स क्या होता है, ठीक है। ये दोनों आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है, यहाँ तक है हमको समझना है। और आज हम लोग बेसिकली समझे क्या कि रोल जो है सेल का क्या है, सेल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी किसे कहते हैं, रामचंद्रन का क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था, सेल थ्योरी में स्लीडन, स्वान और रुडोल्फ बर्चॉ क्या किया, ओमनी सेल्यूला कौन दिया, ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको कहा जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से क्या मतलब समझते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का नाम बताइए, सेंट्रियोल क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, ठीक है। उसके बाद सेल के शेप के आधार पे किस तरीके के शेप्स हैं, साइजेस कौन कितना माइक्रोमीटर का है, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया, बीजीए, पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्मा, इनमें से किस में सेल वॉल नहीं है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आगे समझेंगे कि किस तरीके का बैक्टीरिया किन चार शेप्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके डायमेंशंस कैसे हो सकते हैं, वायरस का क्या डायमेंशंस है, क्रोमोसोमल जेनोमिक डीएनए से क्या समझ रहे हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या कहते हैं, इस जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए, इसका फंक्शन क्या है, टू कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, कैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है कि इंक्लूजन्स और मीसोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस तरीके से डिस्टिंग्विश्ड हैं, मतलब उनके क्या फीचर्स हैं। तो आने वाले क्लास में जब हम लोग डिटेल में ये सब समझेंगे तब हम लोग समझेंगे कि ये इंक्लूजन्स एक्चुअली है क्या, क्या काम है इसका, मीसोसोम्स है क्या, काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। कोई सवाल है आपका? हेलो? नहीं? ओके, बाय बाय। Thank you.